नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की और पटना में जुटने वाले मोदी विरोधियों की। 23 जून को वहाँ पर जमावड़ा होने वाला है। बहुत सारे नेता इकट्ठा हो रहे हैं और तलाश कर रहे हैं कि 2024 में विपक्ष की तरफ से चेहरा कौन हो, नेता कौन हो। 12 जून को होने वाली थी ये बैठक, पहले टाल दी गई क्योंकि राहुल गांधी शायद उस समय अमेरिका में थे। एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार से लेकर के ममता बनर्जी और दूसरे चेहरे अगर वहाँ पहुँच रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये जो जमावड़ा है, ये राहुल गांधी के नाम पर सहमत हो जाएगा? राहुल गांधी के वहाँ पहुँचने के मतलब क्या हैं, मायने क्या हैं? नंबर 2, ममता बनर्जी भी पहुंच चुकी हैं, लालू यादव से उनकी मुलाकात हो चुकी है। ऐसे में ममता बनर्जी की तरफ से क्या कोई आपत्ति दर्ज की जाएगी अगर राहुल गांधी का नाम आगे किया गया तो? और अगर अभी कोई फेस सामने ना ला करके केवल इस बात पर सहमति बनाने की कवायद है कि जिन जिन राज्यों में जो दल प्रभावी भूमिका में है, जो अखिलेश यादव ने सुझाव दिया था कि वो लीड करे मतलब फिर वो तय करे कि उसको कितनी सीटों पर लड़ना है। और जो दल वहाँ जाकर के लड़ना चाहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें तो अखिलेश यादव है, मायावती है, कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है और छोटे मोटे दल हैं। तो फिर क्या अखिलेश यादव को ठेका दे दिया जाएगा कि आप इतनी सीटों पर लड़ेंगे, दूसरे इतनी सीटों पर लड़ेंगे? कौन मानेगा इस बात को? हर एक को तो अपना जनाधार बढ़ाना है, अपना वोट शेयर बढ़ाना है, ताकि उसकी अगर वो स्टेट लेवल की रजिस्टर्ड पार्टी है तो उसका वो रुतबा बचा रहे। अभी 3 दलों के नेशनल दर्जे छिन गए हैं, जिनमें टीएमसी, एनसीपी और सीपीआईएम हैं। वो क्यों मानेंगे इस तरह की शर्तें? शरद पवार की पार्टी तो अभी कर्नाटक में जाकर के लड़ी थी। ये अलग बात है कि उसकी दुर्गति हो गई। सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए ही पटना चलते हैं सीधे अभिषेक तिवारी से बातचीत करने के लिए। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, जय श्री राम। एक गाना था, बागों में बहार है, कलियों पे निखार है। तो मैं ये सबसे पहले तो सवाल यही पूछूंगा कि बिहार में बहार है, पटना में बहार है विपक्षी एकदम दलों के नेताओं की? बिहार में बहार ही बहार है। आज ही जो है सिवान के पास बैंक में डकैती हुई है, बैंक ऑफ बड़ौदा की। 27 लाख। सारा तो सिक्योरिटी नेताओं के ऊपर अभी ध्यान है। और पिछले 3 महीने में लगभग मुझे लग रहा है 5-6 बैंक डकैती। मतलब अब बैंक डकैती एक आउटडेटेड चीज हो गई है, जहां कहीं नहीं सुनाई पड़ता। लेकिन बिहार चूंकि अभी भी 90 के दशक में जी रहा है और समाजवाद है, तो वहां पे डकैती है, बहार तो है सर। पटना में कौन कौन लोग पहुंच चुके हैं और कौन कौन कल सुबह आने वाले हैं? ममता बनर्जी तो पहुंच चुकी है और कोई अभी नहीं पहुंचा है, क्योंकि ये संशय बना हुआ है। केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले, आपको पता ही है, चिट्ठी लिख के धमाका किया, बोला कांग्रेस पहले ये बताए ऑर्डिनेंस पे हमारे साथ है कि नहीं जी। अगर वो हमारे साथ नहीं है जी, तो हम इस विपक्षी एकता का बायकॉट करते हैं जी। नीतीश कुमार को 2 ही जिम्मेदारी सोनिया गांधी ने दी थी कि आप विपक्षी दल की एकता में सबसे पहले बीजू जनता दल को लेके आइए और साउथ से केसीआर को लेके आइए। वो तो नीतीश कुमार कर ना पाए, वो तो हो नहीं पाया। अब ये जो विपक्षी दल एकता की नौटंकी है, ये तो एक्चुअल यूपी है। इसमें सिर्फ नीतीश कुमार ही तो है, बाकी आप और ममता बनर्जी, यही तो अलग है। बाकी जितने लोग हैं वो तो यूपीए का हिस्सा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जो चाहते हैं अचीव करना, वो अभी तक लग नहीं रहा है कि हो रहा है। लेकिन खैर, महत्वपूर्ण यह है
कि आज सुबह-सुबह जैसा कि मैंने अपने चैनल पे शो में बताया था कि नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी आदमी के ऊपर जो ईडी का छापा पड़ा है और आईटी रेड हुई है, उनका नाम है अजय कुमार सिंह। आपके दर्शकों को थोड़ा-सा मैं अपडेट करूँ। बेगूसराय में आज सुबह 6 बजे तड़के आँख जब खुलती है तो ताबड़तोड़ ईडी के रेड होते हैं। हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का सर सीरियस एलिगेशन है। और ये जो ये जो अजय कुमार सिंह है, विजय चौधरी के घर में छापा नहीं पड़ा, अजय कुमार सिंह के घर में छापा पड़ा है। कारू सिंह उनको ऐसे भी नाम से बोलते हैं। ये जो नीतीश कुमार के मंत्री हैं, विजय चौधरी, ये उनके साले हैं और ललन सिंह के बहुत करीबी। ललन सिंह कौन? जदयू में नंबर 2 नेता। अच्छा, ये छापे क्यों पड़े? ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला है ना, ये सारे जो नेता करप्शन कर रहे हैं, भर रहे हैं पैसा, ये सब 2024 की चुनाव की तैयारी है। और नरेंद्र मोदी भी 2024 की चुनाव की तैयारी में ही इन पे ताबड़तोड़ छापे पड़वा रहे हैं। तो अब ये मीटिंग का सार ये है कि यार मोदी रोको, नहीं तो ये हमको करप्शन नहीं करने देगा। सर, आप एक नेता या आपके दर्शक दीर्घा में जितने लोग हैं, वो एक नेता का इस विपक्षी दल में नाम बता दे जिसके ऊपर पिछले 1 साल में सीरियस, एक्सट्रीमली सीरियस करप्शन के एलिगेशंस नहीं लगे। और जब अखिलेश यादव सत्ता में थे तो उन पे भी था। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अभी 1600 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला जो सामने आ रहा है, इनका नीतीश कुमार का जो चल रहा है, जिसपे काफी विवाद हुआ। लालू यादव के बारे में तो अब सूरज को दिया दिखाने के बराबर हो गया और कांग्रेस के बारे में 100 लंबा 1-1.5 घंटे का हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी पार्टी? हेमंत सोरेन की तो कुर्सी बड़ी मुश्किल से बची है। तो ऐसी तो कोई पार्टी है नहीं जिसपे सीरियस करप्शन के चार्जेस नहीं है। तो ये सब मिलकर विपक्षी एकता का यही मोटो है कि मोदी हटाओ डेमोक्रेसी के नाम पे, वरना ना हमारी पार्टी बचेगी ना हम, क्योंकि पार्टी के सभी मुखिया ही जेल में होंगे तो फिर पार्टी कहां बचेगी। रह गई बात शरद पवार की, तो उनके तो भाई कई लोग जो है जेल में हैं, उनके तो गृह मंत्री अनिल देशमुख तक जेल की हवा खा चुके हैं, तो फिर बात ही नहीं। जी, ये बताइए, एक तो आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से लेटर इशू किया गया कि कांग्रेस अगर अध्यादेश का या विधेयक का विरोध नहीं करेगी और आम आदमी पार्टी का सहयोग नहीं करेगी तो हम बायकॉट करेंगे इस बैठक का। ये बैठक क्या अरविंद केजरीवाल के समर्थन के लिए बुलाई गई थी या 2024 की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई थी? और ये आम आदमी पार्टी रायता फैलाने की कोशिश क्यों कर रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के एक नेता विकास कुमार ज्योति ने एक पोस्टर भी लगवा दिया पटना की सड़कों के इर्द गिर्द, और इसमें लिखा गया है, ना आशा है ना विश्वास है, संभल कर रहना देश के लोगों, ये नीतीश कुमार हैं, मोदी जी का खासम खास है। और केजरीवाल की एक आदमकद जो है तस्वीर इसमें है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का हाथ उठाए हुए ऊपर की तरफ ये फोटो चस्पा किया गया है। ये आम आदमी पार्टी रायता फैलाने में लगी गई। देखिए, इसकी भनक तो हमें 4 दिन पहले ही मिल गई थी, क्योंकि बिहार में कांग्रेस के मेरे कुछ करीबी हैं, तो उन्होंने कहा कि अभिषेक जी, आप बताइए कि जो कुछ भी राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने किया, उसके बाद वो हमसे उम्मीद कर रहा है कि हम समर्थन करें। आप ये बताइए कि वो नवीन पटनायक को अपनी पार्टी में या साथ में मिलके बोल रहा है लड़ाई करने को, और हमारे जो है अशोक गहलोत को वहां पे गाली दे रहा है। फिर कह रहा है युवा कांग्रेस वालों ने मुझ पे और जो भगवंत मान है उस पे हमला किया है, और फिर भी हमसे समर्थन की उम्मीद कर रहा है। दिल्ली, पंजाब, गुजरात हमसे खा गया, हम ही से लड़के, तो ये तो नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी कतई नहीं चाहेंगे, हालांकि खड़गे चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी और जितनी कांग्रेस की स्टेट यूनिट है वो सब कह रही कि भाई कुछ भी हो केजरीवाल को नहीं ले रहा है। तो अब केजरीवाल को भनक पड़ चुका है कि इस विपक्षी एकता में सिर्फ हाथ हिलाने वाला है। हमें कांग्रेस जो है ऑर्डिनेंस बिल पे, दिल्ली में जो लगा है ऑर्डिनेंस,
उस पे साथ नहीं देगी। अब कांग्रेस साथ नहीं देगी तो बिल पास तो हो ही जाएगा। तो इसी वजह से ये पोस्टर है, इसी वजह से ये पोस्टर वार है। और अरविंद केजरीवाल को अच्छे से पता है कि इस विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं है। मैं जिस तेजी से आगे बढ़ रहा हूं अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में, सबसे पहले कांग्रेस को मिटाना जरूरी है। उसको मिटा दिया तभी मैं पीएम पद का ख्वाब, सपना जो भी है वो अच्छे से देख सकता हूं। ये बताइए, इस मीटिंग में होने क्या वाला है? क्या होगा इसमें? क्या तय होगा इसमें? सर ये क्योंकि मैं कोई जो लिस्ट देख रहा हूँ, जी ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, एम.के. स्टालिन हैं, उद्धव ठाकरे हैं, हेमंत सोरेन हैं, शरद पवार का पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आने वाले होंगे। पर इतने सारे नेता हैं, इतने सारे चेहरे हैं, जो एक दूसरे को अपना नेता मानने को, स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है। तो क्या सीट शेयरिंग के लिए होगा? ममता बनर्जी क्या कांग्रेस के लिए तैयार हो जाएगी स्पेस देने के लिए, या वामपंथी दलों को वहां पर कुछ सीटें देने के लिए क्या तैयार होंगी? नहीं क्या होगी। अखिलेश यादव तैयार होंगे? क्या लालू का कुनबा कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ने को तैयार होगा? लालू यादव छोड़ देगा, नो प्रॉब्लम। वो जानते हैं, वो पहले भी छोड़ चुके हैं। क्योंकि सोनिया गांधी को दो लोग पे बहुत ज्यादा भरोसा है, एक शरद पवार और दूसरे लालू प्रसाद यादव, पुराने लोग हैं। तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जगह बहुत दिक्कत है। अब उद्धव ठाकरे की बात निकली है तो फिलहाल तो उद्धव ठाकरे के सितारे गर्दिश में आ गए, कोविड वाला स्कैम बाहर आ गया है। और देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने जैसे बात कही, उसके 4 दिन के भीतर ताबड़तोड़ छापे पड़े। एक्चुअली ने कही थी। तो ये सारी बातें हैं, उसके बाद ताबड़तोड़ छापे पड़े तो समझ में आ रहा है कि ये जो है विपक्षी एकता का नाव जो है कितना दूर जा रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि 2024 के पहले इस विपक्षी एकता दल के कुछ प्रमुख और बड़े लीडर वो तिहाड़ में बैठ के लूडो खेलेंगे और वही सरकार बनाएंगे। क्योंकि जो मैंने कहा है, आप ही के शो पे मैंने शायद 3-4 महीने पहले एक बात कही थी कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में करप्शन फ्री इंडिया मूवमेंट पे जाने वाले हैं। और जितने करप्ट लोग हैं, अभी एम.के. स्टालिन की आपने बात की, उस उनके भी एक मंत्री, बिजली मंत्री रहे हैं, मध्य वाले शराब में भी रहे हैं, वो दोनों मंत्रालय उनके पास था, उनको लेके जा रही थी ईडी, वो रोते हुए जा रहे थे। तो जाना सबको है। क्योंकि आप लोगों ने जो पार्टियों के नाम पे जो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बना करके काम किया है डेमोक्रेसी को बर्बाद करने का, अब नरेंद्र मोदी नहीं रुक सकते। और नरेंद्र मोदी तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इन सभी भ्रष्टाचार के जनकों को, यानी जो मुख्य, ये जिसको कह सकते हैं गंगोत्री शब्द यूज होता है, हालांकि ये सही पवित्र शब्द है तो मैं वो यूज नहीं करना चाहता हूं, जो ये भ्रष्टाचार की मुख्य नाली है कांग्रेस। क्योंकि ये सारी पार्टियां मिलके वहीं जाती हैं। जब तक समाप्त नहीं कर लेंगे ना, तब तक वो भी जानते हैं देश को आगे बढ़ना मुश्किल है। क्योंकि कांग्रेस के पास आइडियाज हैं इस देश में अराजकता फैलाने के। वो प्रोटेस्ट के नाम पे, दंगे के नाम पे देश भर में आग लगा सकती है। कांग्रेस के पास इतने रिसोर्सेस है, सब कुछ है। इसलिए नरेंद्र मोदी अभी तो कम से कम रुकेंगे नहीं। और एक और बात मैं बता दूं सर आपके दर्शकों को, अगर ये विपक्षी एकता, सीट शेयरिंग सब कुछ हो जाती है, तब आप मान के चलिए कि एनडीए 350 सीट जीतेगी देश। जी। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में ग्रैंड वेलकम हो रहा है। वेलकम भी ऐसा हो रहा है जो शायद देखा नहीं गया है। पहली बार व्हाइट हाउस के भारतवंशियों के लिए, भारतीयों के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी और नहीं हुआ। जिस तरीके से मिस्टर बाइडन एंड मिसेस बाइडन उनको वेलकम कर रही हैं, वो अभूतपूर्व है। क्या विपक्ष के नेता ये मान चुके हैं दिल से, मन से, कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना लगभग नामुमकिन हो गया है? इसलिए सब फिर से एकजुट हो रहे हैं। और ये एकजुटता तो 2014 से हम देख रहे हैं। 2014 में भी इन्होंने यही सब किया था, 19 में भी यही किया था।
अभी 2024 से ठीक पहले भी यही हो रहा है। ये मृग तृष्णा है और ये एक तरीके से मोदी के सामने सरेंडर करने वाली मुद्रा भी है कि भाई हम यही कोशिश कर रहे हैं कि सारे मिल जाएं तो शायद आपको रोक लें। मुश्किल है। देखिए इस वक्त विपक्ष का जो है वो तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस के पास जो भी ये प्लान, उसके कुछ मेरे पास फीडबैक है। कांग्रेस ये चाहती है कि अराजकता फैला करके, देश पे बहुत सारे विवाद क्रिएट करके किसी तरह से नरेंद्र मोदी के मुख्य हिंदू वोट बैंक को थोड़ा बहुत तोड़ा जाए, और बीजेपी को रोक नहीं सकते तो बीजेपी को 250 260 पे लाने का प्रयास किया जाए। तब वहां पे नीतीश कुमार या फिर कुछ ऐसे एसेट को भेज करके हम ये बार्गेन कराएंगे कि मोदी पीएम ना रहे और बीजेपी के आसंग के कुछ दूसरे लोग हो जाए, लेकिन मोदी पीएम ना रहे। ऐसी स्थिति में लाने के लिए वो देश में कुछ भी करेंगे, और ये इनके पास पक्का प्लान है। आपको एक उदाहरण देता हूं, पता नहीं आ, आ, कितना आप लोगों ने या आपके दर्शकों ने ध्यान दिया है। मैंने फेसबुक के कुछ पैटर्न डिकोड किए हैं जो आजकल फ्लैश हो रहे हैं। सर, एक चैट आती है कि बताइए सहारनपुर में गुजर इतना वोटर है, राजपूत को टिकट देंगे तो राजपूत जो है, गुजर जो है वो बहिष्कार करेगा, 2024 में मोदी को सबक सिखाएगा। फिर एक फेक आईडी से राजपूत आता है और कहता है कि हम गुजरों को सबक सिखा देंगे। उधर फिर ठीक नीचे सहारनपुर में जाटों की अच्छी खासी समुदाय है, ये सब हिंदू हैं, तो उधर से आता है कि अच्छा तुम लोग क्या सबक सिखाओगे, हम सिखा देंगे। और इस प्रकार के कन्वर्सेशन क्रिएट किए जा रहे हैं। अब इसमें जो इनोसेंट, इन्हीं में से कोई हिंदू जाति का देखेगा तो जिस लेवल पे ये जा रहे हैं जातीय मानसिक विद्वेष फैलाने के लिए, तो वो इस ट्रैप में फंस जाएगा और वो भी आपस में गाली गलौज करेगा। खत्म। वो जानते हैं इसी प्रकार से हिंदुत्व को तोड़ना है। तो यूपी से लेकर के हर जगह ये एक्सपेरिमेंट दोहराया जा रहा है और ये बहुत खतरनाक चीज है जो मैं बता रहा हूं। तो पहला ये। दूसरा, मुसलमानों ने जो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट लिया है उससे ममता बनर्जी भी डरी हुई है। और ये, लेकिन बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी बेचैन है बीजेपी के साथ जुड़ने के लिए। और अगर ये विपक्षी एकता हो गई और केजरीवाल और कांग्रेस ने हाथ साथ में उठाया तो समझ लीजिए पंजाब भी इनके हाथ से गया, क्योंकि हरसिमरत कौर बहुत माफी भी मांग रही है और वो चाह रही है कि वापस एनडीए का पार्ट बन जाए और पंजाब में एनडीए साथ में लड़े। कुछ सीटों को डिकोड उन लोगों ने किया, अकालियों ने, और बोला कि अगर बीजेपी साथ होती तो हम नहीं हारते। तो अब ये गठबंधन पुनः होने जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के लिए जरा सा भी स्कोप अभी कम से कम नजर आ रहा है कि वो 250 पे भी रोक सके। कोशिश जरूर है, लेकिन रुकेगी नहीं। मुझे लगता है बीजेपी इस बार भी 300 सीट क्रॉस करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी जुड़ने के लिए और धन्यवाद सर। पटना में होने वाली विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक को डी कोड करने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। नमस्ते। ओमकार सर के सभी दर्शकों को जय श्री राम, प्रणाम। प्रणाम।